के बाद और आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। हमारे साथ हर्षवर्धन जी और अमोल जी दोनों जुड़े हुए हैं। चलिए पहला सवाल लेते हैं और पहले कॉलर हमारे साथ देवेंद्र बाबू जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी नमस्कार, पूछें अपना सवाल। हाँ नमस्कार जी, मेरा लड़का अभी जॉब में लगे, उनका 1,25,000 का उनका सैलरी है। उनके लिए 10 साल के अंदर 3 करोड़ रुपए के लिए चाहिए, एक एडवाइस चाहिए। हम लोग अभी एक PLSS में टैक्स सेवर में 2,000 का डाल रहे हैं और PPF में सालाना 60,000 का है अभी। ठीक है। थोड़ी रुकावट आ रही है आपकी आवाज़ में, हालांकि आपकी डिटेल हमारे पास है। हर्षवर्धन जी, ये सवाल आपके लिए है। सबसे पहले स्वागत हर्षवर्धन सर, ज़रा बताएं क्या करना चाहिए, आपके पास इनकी पूरी जानकारी है। हाँ जी प्रशांत जी, देखिए देवेंद्र जी ने जो अपना क्वेश्चन भेजा है बहुत अच्छा है। ये कह रहे हैं कि इनके बेटे 21 साल के हैं और अभी इनकी नौकरी लगी है और ये पहली सैलरी से ही ये बचत करने जा रहे हैं। तो पहली बात देवेंद्र जी को कहूंगा कि बहुत अच्छी चीज है कि आपने अपने बेटे की जो पहली सैलरी है उसी से आपने एक फाइनेंशियल हैबिट शुरू की है। ये आगे जाते हुए अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन में आपको हेल्प करेगा। जो अमाउंट आपने बताया है कि आपको महीने का 30,000 करना है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि आप कितने साल के लिए करना चाह रहे हो और आपका लक्ष्य क्या है। तो एनीवेज अगर मैं 21 साल के अंदर मान के चल रहा हूँ आपका लक्ष्य लॉन्ग टर्म का ही होगा, विच इज मिनिमम 10 ईयर्स एंड अबव। अगर आपके 10 साल के ऊपर का आपका लक्ष्य है और टाइम होराइजन है तो आप इक्विटी से अपना पोर्टफोलियो बनाए ताकि लॉन्ग टर्म में इन्हें SIP के जरिए अच्छा वेल्थ क्रिएशन ऑप्शन मिलेगा। तो 30,000 के लिए मैं आपको स्कीम से बता दूं जिसमें आप लगा सकते हैं पैसे। 6,000 रुपए करके इन 5 स्कीम में इन्वेस्ट करिएगा। जो मैं आपको अभी स्कीम के नाम बताने रहा हूँ, मैं आपको 5 स्कीम का एक पोर्टफोलियो बना के दे रहा हूँ। आपका एक्सिस स्मॉल कैप जिसमें आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी हम उसको रिटेन करेंगे। तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, इसमें 6,000 रुपया करिएगा। ICICI अप्रूव मल्टी कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, मोतीलाल ओसवाल नेस्डैक 100 फंड ऑफ फंड और एक्सिस स्मॉल कैप फंड जो आपके पास ऑलरेडी है लेकिन उसमें आप 4,000 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसे बढ़ा के 6,000 कर दीजिए। तो आपके पास 5 स्कीम रहेगी और सब में आप 6,000 रुपया निवेश करेंगे। ध्यान रखिएगा कि आगे जाते हुए जैसे आपके बेटे की इनकम बढ़ती है उन्हें एनकरेज करिएगा कि वो अपना SIP अमाउंट भी बढ़ाते रहें और ऐसे ही डिसिप्लिन मेंटेन करते जाएंगे तो लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली इनके लिए बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएशन हो सकती है। ये पोर्टफोलियो का आप 2 साल में एक बार रिव्यू करिएगा कि कौन सी स्कीम अच्छी कर रही है और वही कैटेगरी में आपको कोई चेंजेस करने हैं कि नहीं। चलिए अगले जो कॉलर हैं उनकी ओर बढ़ते हैं। हमारे साथ आशीष जुड़ चुके हैं। आशीष का की जो क्वेरी है वो हमारे पास है और अमोल जी आपके लिए सवाल है। मेरे ख्याल से इनकी पूरी डिटेल आपके पास है, समय हमारे पास कम है, तो ज़रा इनकी क्वेरी पे आंसर करें। जैसा कि आपने बताया है आपके पास अभी 14 लाख रुपीस लमसम आपने म्यूचुअल फंड में जमा किया है और आप 26,000 रुपए का लगभग SIP कर सकते हैं। 18 साल की अवधि में आपको 75 लाख रुपए चाहिए। तो ये सारे उदाहरणों को अगर मैं एक प्रोजेक्शन करूं 12% के CAGR का अगर आपको रिटर्न मार्केट से मिलता है तो आप पहले 18 साल में लगभग 3 करोड़ के आसपास 2.92 करोड़ रुपीस आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। उसमें से 75,000 रुपए आप 75 लाख रुपए आप यूज करेंगे और उस SIP को और बची हुई अमाउंट को फिर से 2 साल ग्रो करने का मौका मिलता है तो लगभग वो अमाउंट आशीष ग्रो होके 2.8 करोड़ तक पहुंच जाएगी। ये थोड़ा बहुत आपके 3 करोड़ की राशि में लगभग 5-6%, 6-7% का शॉर्टफॉल है। इसे आप SIP टॉपअप करके उसको आप कुछ हद तक वो शॉर्टफॉल ब्रिज करने की कोशिश कर सकते हैं। अपने फंड को एनुअल रिव्यू करना मत भूलिए और आपने जो अभी आपके पास 6 स्कीम्स है उसका एनुअल रिव्यू में कभी आप रीबैलेंस करते हैं तो स्मॉल कैप एक्सपोजर आपका मेरे हिसाब से ज्यादा है। स्मॉल कैप एक्सपोजर को आप कम कर सकते हैं, ब्रिंग इट डाउन, और मिड कैप या फ्लेक्सी कैप में वो राशि आप इन्वेस्ट करके वो SIP को अपने 18 और 20 साल के लक्ष्य प्राप्ति के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको सलाह और उम्मीद करते हैं आपके काम आए। हर्षवर्धन जी, अगला सवाल अभिषेक का है और अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक नमस्कार, पूछें अपना सवाल। नमस्कार सर नमस्कार। मेरा क्वेश्चन ये है, मैं पोर्टफोलियो अपना बताएंगे प्लीज, थोड़ा उसको रेक्टिफाई कीजिए। ओके है या इसमें मेरे को कुछ हटाना है कैसे? तो जो मेरा पोर्टफोलियो है अभी निप्पॉन स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहा हूँ 10,000 एंड और मिड कैप में मैं HDFC मिड कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ, ये मिड कैप है। ठीक है, ये 5 फंड्स हैं, इनमें मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो इनमें से किसी में मेरे को रिवर्ट बैक करना है या फिर कंटिन्यू कर सकता हूँ इस टाइम पे? थोड़ा प्लीज एडवाइस। ठीक है,
अभिषेक जी, आपको बेहतर एडवाइस हर्षवर्धन जी देंगे। हर्षवर्धन जी, बाकी डिटेल आपके पास है, उन्होंने सवाल भी बहुत क्लियर अपना रखा, उनकी क्या शंकाएं हैं, जरा बताएं क्या होगा समाधान। ओके, देखिए प्रशांत जी, इनके पोर्टफोलियो में ना 2 मिड कैप फंड हैं। तो अगर मैं सिर्फ उन 2 मिड कैप फंड के बारे में कंपैरिजन करूं तो एक सिंपल सी चीज आती है कि आपने 2 मिड कैप रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप 2 मिड कैप रख रहे हैं तो क्यों ना आप एक इंडेक्स मिड कैप इंडेक्स फंड ले लें और एक एक्टिवली मैनेज ले लें, तो आपको बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मिल जाता है। तो निप्पॉन का जो ग्रोथ फंड है उसकी जगह पे आप निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड ले लीजिए, जो मिड कैप इंडेक्स हो गया, और कोटक इमर्जिंग इक्विटी रखिए जो ये एक्टिवली मैनेज हो गया। तो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स आपको अपने पोर्टफोलियो में मिल जाएगा। तो ये एक चेंज है जो मैं इनके लिए सजेस्ट करूंगा। तो ये आपको सलाह। अमोल जी, अगला सवाल आपके लिए है, संजय सिंह है और उन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया हुआ है। बेंगलोर में काम करते हैं और फंड की तमाम डिटेल जो है वो आप तक हमने पहुंचा दी है। इनके सवालों को भी आपके सामने रखा है। बताएं संजय सिंह को क्या सलाह होगी। जी प्रशांत, संजय सिंह जी ने हमें जो डिटेल्स भेजे हैं, आपका लगभग 40,000 रुपए का एसआईपी है। आपने एक अधिकतर जानकारी भी दी है, आपका मेडिक्लेम है और 15 साल की अवधि में आपको 2 करोड़ रुपीस 2 करोड़ रुपए का लक्ष्य आपके सामने है। तो मेरे हिसाब से 40,000 रुपए का एसआईपी अगर आपका 15 साल चलता है और मार्केट का वही अगर प्योर इक्विटी पोर्टफोलियो है आपका, तो मैं अगर 12% के सीएजीआर से आपको एक रकम बता सकूं तो लगभग 1.9 करोड़ रुपीस की आपकी राशि इसमें जमा हो सकती है। तो काफी तरीके से 2 करोड़ रुपीस का जो आपका लक्ष्य है, आप उसके बहुत ही करीब पहुंच सकते हैं। स्कीम्स के बारे में, आपकी सारी ये स्कीम्स आप 2020 से इन्वेस्ट कर रहे हैं। स्कीम्स एज ऑफ नाउ द स्कीम्स आर डूइंग वेल, तो इमीडिएटली मैं इसमें आपको कोई सुधार करने की सलाह नहीं दूंगा। लेकिन एक जिसे हम पोर्टफोलियो हाइजीन, बेसिक हाइजीन मानते हैं, हर एक साल बाद आप अपना पोर्टफोलियो या अपने आपके लाइफ में कोई एक स्पेशल कोई एक लाइफ इवेंट जिसे हम कहते हैं, अगर ऐसी कोई घटना होती है, या हर एक साल बाद आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करना ना भूलें। मेरे हिसाब से आपके पास 2 लार्ज कैप स्कीम्स है और 15 साल की ड्यूरेशन के बाद मैं कहूंगा कि एक आध स्मॉल कैप स्कीम भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। लार्ज कैप स्कीम 2 में से एक कम कर दीजिए और उसमें स्मॉल कैप स्कीम निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बने रह सकते हैं। तो ये है सलाह आप सभी इन्वेस्टर्स को, और उम्मीद करते हैं कि आपकी तमाम शंकाओं का समाधान यहां पर आपको मिला होगा। चलिए, शो के आखिर में हम आ चुके हैं और शो में विदा लेने से पहले बहुत जरूरी पड़ाव, और वो है गुरु मंत्र का। और हर्ष जी, सबसे पहले आपके पास शुरू करूंगा, आप बताएं आज आपके गुरु मंत्र क्या हैं। कि देखिए प्रशांत जी, कोई भी पोर्टफोलियो जब क्रिएट करते हैं हम उनसे कहते हैं कि एसेट एलोकेशन बहुत जरूरी है, कि आपको डेट और इक्विटी का एक संतुलन बना के चलना है। रेशियो अलग अलग हो सकता है डिफरेंट इन्वेस्टर्स के लिए। तो जब हम एसेट एलोकेशन पे तवज्जो दे रहे हैं तो आपको रीबैलेंसिंग करना भी उतना जरूरी है। उदाहरण के रूप में पिछले 1 साल में अगर हम मार्केट देखें, इक्विटी मार्केट करीबन 13 से 15% का उछाल देखा गया है। तो अगर मार्केट 13 से 15% ऊपर गया तो आपका इक्विटी वैल्यूएशन जो है वो डेफिनेटली उसका जो एलोकेशन है वो बढ़ गया एज कम्पेयर टू डेट। तो अभी आपको रीबैलेंसिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, जहां पे आपको इक्विटी थोड़ा बेचना होगा, डेट थोड़ा खरीदना होगा, ताकि आपके ओरिजिनल एसेट एलोकेशन पे आपका और रेशियोज पूरा वापस बैलेंस होके आ जाए। और ये एक्सरसाइज आप साल में एक बार करनी चाहिए, ताकि आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, ना कि मार्केट के रिटर्न के हिसाब से आपके पोर्टफोलियो का एलोकेशन चल रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने एसेट एलोकेशन करें और उसे साल में एक बार रीबैलेंस करें। बिल्कुल, तो ये गुरु मंत्र हर्षवर्धन जी का। और चलिए अमोल, आपके पास आएंगे, आप बताएं आपका गुरु मंत्र आज का क्या है। जी प्रशांत, समय के चलते शायद हम एक सवाल एक व्यूअर का नहीं ले पाए हैं। उन्होंने भी अपना पोर्टफोलियो भेजा था। उनके पोर्टफोलियो में 6 स्कीम एसआईपी के लिए थी और 10 स्कीम लमसम की थी, और अमाउंट की भी मात्रा काफी ज्यादा नहीं थी। और उन 10 स्कीम में 6 या 7 स्कीम केवल एक स्कीम कैटेगरी ईएलएसएस। तो मैं कह सकता हूं कि उन्होंने शायद हर एक साल में पिछले 5-6 साल में ईएलएसएस इन्वेस्ट किया, और शायद हर साल उन्होंने देखा कि आज इस साल की कौन सी टॉप स्कीम है। तो मेरा आज का गुरु मंत्र ये रहेगा कि मोर स्कीम्स डज नॉट मीन मोर डाइवर्सिफिकेशन। आप जितनी ज्यादा स्कीम लेंगे अपने पोर्टफोलियो में, उतना मेरा ज्यादा रिटर्न होगा। अगर ये आपके मन में ऐसा कोई विचार है तो विचार ये सही नहीं है। स्कीम उतनी ही ले जितनी आप ट्रैक कर सकते हैं।
मैं अगर बताऊं तो आप शायद 16 स्कीम, अगर आप मुझे सुन रहे हैं हमारे व्यूअर, तो 16 स्कीम शायद आप लिस्ट भी नहीं कर पाए। तो मेरे ख्याल से कितनी भी बड़ी अमाउंट का पोर्टफोलियो 4 से 6 मैक्सिमम 8 स्कीम्स में हो सकता है। म्यूचुअल फंड खुद ही एक डाइवर्सिफाइड इंस्ट्रूमेंट है, उसे और 15 और 20 स्कीम लेने की आपको जरूरत नहीं है। पोर्टफोलियो उतना ही रखे जितना आप रिव्यू कर सके, रेगुलरली रिबैलेंस कर सके और उन स्कीम्स को ट्रैक कर सके। तो ये गुरुमंत्र आज अमोल जी की ओर से आपके लिए आता हुआ, और ये सारी बातें और सारा विश्लेषण आपके काम आएगा। अगर आपने मिस कर दिया है शो या आप किसी चीज़ को रिविजिट करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पर जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट है बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर, वहाँ पर आप जाकर हमारा शो देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे हर्षवर्धन जी और अमोल जी, आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए और इस खास चर्चा के लिए। फिलहाल बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।